डॉक्टर साहब, किसी का हार्ट जब खराब होता है तो सिग्नल तो देना शुरू कर देता होगा, तो सर वो सिग्नल होते कौन कौन से हैं? देखिए, अगर आप बुनियादी तौर पे देखिए तो हार्ट एक मोटर है और कोई भी इंजन तभी तकलीफ देता है जब रेस दी जाए। आपकी गाड़ी खराब हो तो इनिशियली एकदम बंद नहीं होती, आप रेस दे रहे हैं तो रेस नहीं पकड़ रहा। तो हार्ट के कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं कि बीमारी में एक सांस और एक छाती में दर्द, ये दो चीज़ें होती हैं। बट ये बहुत सारी बीमारियों में होती हैं, सांस फूलना या छाती में दर्द। पर हार्ट के बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक कहा गया है, चलने से दर्द बढ़ता है, रुक जाने से ठीक हो जाता है। ये सिर्फ हार्ट का ही दर्द हो सकता है और किसी चीज़ का नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी सांस और आपका छाती का दर्द चलने फिरने, सीढ़ी चलने से बढ़ रहा है और रुक जाने से ठीक हो जा रहा है, तो वो 100% हार्ट की बीमारी है। तो सर एक तो बड़ा सिग्नल ये हो गया, इसके अलावा कोई और सिग्नल जो सर पहले ही पता लगने लग जाए हमें? कभी कभी लोग चक्कर आते हैं, गिर पड़ते हैं, किनारा पकड़ लेते हैं, बेहोशी जैसा लगने लगता है, इसे कहते हैं सिनकोपी। ये हार्ट का थर्ड कार्डिनल सिम्टम है। ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन और सिनकोपी। हार्ट क्योंकि एक मोटर है इसलिए यही 3 सिम्टम्स देती है। इसके अलावा जो कारण है जिसकी वजह से हार्ट आता है वो है बीपी और शुगर। अगर आपका बीपी और शुगर कंट्रोल्ड है, आपको ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन नहीं हो रहा और बेहोशी जैसा नहीं लगता, तो आपका हार्ट स्वस्थ है। सर पहले ये कहा जाता था कि हार्ट जैसी बीमारियां हैं वो अमीर देशों की बीमारियां, अमेरिका की बीमारियां, और वास्तव में वहाँ पे है भी। लेकिन हमारा देश तो सर बिल्कुल कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ सर ये दिक्कतें क्यों बढ़ गई? क्योंकि आप हिंदुस्तान में बिरयानी लेके आए। हिंदुस्तान एक वेजिटेरियन देश था, यहाँ पे सिर्फ चावल और रोटी, हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें थी वो वेजिटेरियन फूड, राइस और वीट के ऊपर चलता था और हम प्रिडोमिनेटली वेजिटेरियन थे। पर मिडिल ईस्ट से जब एंट्री हुई, वो लोग प्रिडोमिनेटली नॉन वेजिटेरियन थे। दोनों कंडीशन में उनको भी हार्ट डिसीज़ कम था, हमको भी हार्ट डिसीज़ कम था। पर जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया, चावल और नॉन वेज को, तो बनी बिरयानी। मैं बिरयानी को दोष नहीं देता हूँ, बट जो उसके 2 कंटेंट्स हैं, चावल और नॉन वेज, जब ये जुड़ा तब हार्ट डिसीज़ बढ़ गए। और सिर्फ यहाँ नहीं बढ़े, हिंदुस्तान में नहीं बढ़े, हम लोग जेनेटिकली अमेरिकन से ज़्यादा कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ पाते हैं। आपने देखा होगा कि अमेरिका में 40 साल के ऊपर हार्ट डिसीज़ आती है, इंडिया में 30 ईयर्स पे आना शुरू हो गई। अमेरिकन लोग इंडियन से ज़्यादा मोटे होते हैं, भारे होते हैं, 100-100 किलो के रहते हैं, हैमबर्गर्स, पता नहीं क्या क्या तरह की चीज़ें खाते हैं। हिंदुस्तान के लोग डोसा, चावल, रोटी, चपाती खा के भी बीमार हो जा रहे हैं। वो क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है, हम लोगों ने ईस्टर्न ओरिजिनल कल्चर को छोड़ दिया। जो हजारों साल पुराना कल्चर था, हमारे बच्चे आज चॉकलेट्स खाते हैं और बाहर जाकर के खाना पसंद करते हैं, बर्गर्स खाते हैं। जो हमारा नेचुरल खाना है उसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया, डोसे को भी कन्वेंशनल डोसा ना करके कोई और तरह का डोसा कर दिया। बेसिकली चेंज ऑफ फूड एंड इन एक्टिविटी। पैसा ज़्यादा आ गया, खाना ज़्यादा खाने लगे। आप याद करिए, लास्ट टाइम अगर आप बाहर घूमने गए हो, छुट्टी मनाई हो, कौन सी वाली ऐसा टाइम है जिसमें आपने खाना ना खाया हो? संडे को बाहर घूमने गए, बाहर खाना खाया, मूवी देखने गए, खाना खाया, कोई भी चीज़ हो हम लोग खाना खा रहे हैं। तो मैं गरीब देश कैसे बोलूँगा जो हर टाइम खाना खाते हैं? ठीक है, हम खर्चा ज़्यादा नहीं करते, ठीक है, हमारी जेब में पैसा ज़्यादा नहीं है, पर ओवर ईटिंग नॉट ऑन डिमांड, जस्ट फॉर फन, आज की तारीख में सबसे बड़ा खुशी जो है वो खाना हो गया है। आप देखिए, किसी को शादी पे बुलाइए और खाना नहीं खिलाएं, ऐसा नहीं होता। आप किसी को घर में बुलाएं तो उसको पूछते ज़रूर हैं। आप घर में 3 टाइम ज़रूर खाना खाते हैं। कोई भी आदमी अंडर नरिश नहीं है, ओवर नरिश्ड है। हम अपनी प्रवृत्ति से ज़्यादा खाना खा रहे हैं, मोटे हो जा रहे हैं। मोटे हो जाने से हमारा नेचुरल फूड भी अल्टर हो गया है, इसीलिए हार्ट डिसीज़ आ रही हैं। और सर फिर जस्ट मैं अगर मैं बात करूँ, मेरे पिताजी हैं और उनको हार्ट इशू आया, और सर मैं आपके पास में आता हूँ। आपके पास में जैसे आता हूँ सर, आप आते ही देखते हैं और इनको तो स्टेंट डलवाना पड़ेगा। तो सर ये स्टेंट क्या बीमारी है, क्यों इतना ज़्यादा इसका प्रचलन बढ़ गया? दूसरा, आपके पास में जैसे पहुँचते हैं आप एंजियोग्राम करवाना शुरू कर देते हैं, आप उसका 2D को करवाना शुरू कर देंगे, ECG शुरू करवा देंगे, पैसे वो अगले के पास है या नहीं है, लेकिन वो काम जरूर शुरू हो जाता है। तो सर क्या ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, और ऐसा क्यों है, क्यों इस चीज़ों का डर फैलाया जा रहा है? एक्चुअली एक ब्रांच कार्डियोलॉजी जो हार्ट की मेडिसिन है, 1970 में इसने बहुत डेवलपमेंट देखी अपनी। उस टाइम पे एक जर्मनी में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पता किया कि हम
हार्ट का इलाज पाइप डाल के किया जा सकता है और ये सारी तारें हार्ट तक जाके जुड़ जाती हैं। उन्होंने एक चूहे में एक स्टंट डाल के देखा, फिर एक इंसान में भी स्टंट डाल के देखा। स्टंट कुछ भी नहीं था, एक स्प्रिंग है जो आपकी आर्टरी को खोल के रख देता है। अगर आपकी आर्टरी बंद है और वो कोई चीज़ अंदर से लेके उसको अगर जाम को खोल दो तो सडनली हार्ट की ब्लड सप्लाई वापस आ जाती है। और उन्होंने पाया कि जो लोग हार्ट अटैक से मर जाते थे अब हार्ट अटैक से नहीं मरते। आप देखिए, आपको याद करिए, आपने हार्ट अटैक बहुत कॉमनली सुना होगा इंडियन पॉपुलेशन को, पर मरते बहुत कम सुना। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी दवाइयाँ और बहुत सर्जरीज, बहुत सारी चीज़ें आ गई। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने आरोग्यश्री में भी इसको अप्रूव कर दिया और इतनी सारी डेवलपमेंट हुई कि आने वाले 30 साल के अंदर हम हार्ट के मरने वाले लोग सिर्फ 1% रह गए। जबकि आज की तारीख में अगर लोग डरते हैं तो इसी चीज़ से डरते हैं, साहब इनको हार्ट अटैक हो गया तो सबसे ज़्यादा डरते हैं, दूसरा ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो डरते हैं। इन दोनों के लिए स्टंट दुनिया में बन गए, मॉर्टेलिटी कम हो गई, लोग नहीं मरते अब इनसे। बट हाँ, ये सच्चाई है कि अगर कोई भी हॉस्पिटल आता है तो उसको फोर्स किया जाता है, उसको एंजियोग्राम बताया जाता है, उसका खर्चा ज़्यादा कराया जाता है। अब ये अनफॉर्चुनेट है, पर सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं हैं। कुछ जगहों पे ऐसा किया जाता है जिसको मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, बट मैं कहता हूँ कि हाँ, हार्ट डिसीज़ को पहचानिए। अगर आपका दर्द कंटिन्यूस हो रहा है, अगर आपका बीपी लो है, अगर आपके ईसीजी में फ्रेश चेंजेस आए, अगर ब्लड टेस्ट हार्ट अटैक बताए, तो आप सही रास्ते पे हो। तो आपको इमरजेंसी में केस करना पड़ेगा, नहीं किया तो वो हार्ट नहीं बचता, तो फिर बाद में बात करने का फ़ायदा नहीं रहता। बट हाँ, अगर आप सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए, टीएमटी के लिए जा रहे हैं, उसमें आपको एक हार्ट का अंदेशा बता के रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि एंजियोग्राफी करनी है, तो वो थोड़ा सा गलत लगता है। सर, गवर्नमेंट ने बाकायदा स्टेंट की, बाकायदा सर्जरी को लेकर के गाइडलाइंस बना दी हैं, स्टेंट की प्राइजेस को लेकर के बना दी हैं, और फिर भी सर जब हॉस्पिटल में जाता है तो भयंकर तरीके से जेब काटी जाती है। तो सर इस पर क्या कहेंगे? सर, सरकार ने पूरी होमवर्क नहीं करी। उन्होंने सिर्फ स्टंट के दाम कम कर दिए। अब स्टंट के लगने वाले सामान के दाम को कौन कम करेगा? हॉस्पिटल में रहने के लिए दामों को कौन स्ट्रेट करेगा? डॉक्टर्स की फीस को कौन स्ट्रेट करेगा? डॉक्टर्स की डिग्री के हिसाब से जितना खर्चा होता है और उनके जो हॉस्पिटैलिटीज़ और इस सब की खर्चे होते हैं वो कैसे स्ट्रेट होंगे? तो गवर्नमेंट को फर्स्ट टू लेकर एंड तक हर चीज़ को सेटल करना पड़ेगा। ये तय करना पड़ेगा कि जैसे एक स्कीम के सिस्टम के हिसाब से कि ये चीज़ करेंगे तो इतना पैसा लगेगा। सरकार ने आधा काम कर दिया, सिर्फ स्टंट का प्राइस कम कर दिया। इन लोगों ने, जो बीच के सौदागर थे, उन लोगों ने बाकी सबके प्राइस बढ़ा दिए। तो अब सिर्फ एक स्टंट तो ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं आपके हाथ में दूं और बोलूं आप अपना डाल लीजिए, खा लीजिए, घर जा करके हो जाएगा। इसको लगाने के लिए भी सामान लगता है, उसका प्राइस कम नहीं किया, उसको अमेरिकन कंपनीज को दे दिया। तो वो सारी चीज़ें अगर मेड इन इंडिया करना है, और स्टंट मेड इन इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाया था, तो बाकी सारी चीज़ें भी इंडिया में शुरू करी जाएँ, उनकी फैक्ट्री लगाई जाए, सारे सामान को सस्ता किया जाए और गवर्नमेंट का उसके ऊपर डंडा कंट्रोल होना चाहिए कि इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, तब इंडिया में स्टंट्स के रेट कम होंगे। सर, गवर्नमेंट ने तो जेनरिक दवाइयों के लेकर के बहुत अच्छा काम किया है, इसको लेकर भी गाइडलाइंस बना दी हैं कि इनमें बहुत ही सस्ती दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ देनी चाहिए। 1-2 रुपए की दवाई भी आती है सर, आप भी देखते हैं, और एक 2000 रुपये तक की दवाइयाँ भी आती हैं। तो डॉक्टर से वो 2000 वाले को ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। सर, कंसंट्रेट नहीं करते, अवेलेबिलिटी के ऊपर है। जो जेनरिक दवाइयाँ उसके पूरे अगर शहर के अंदर 1 या 2 दुकानें हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग नीचे जाके दुकान पे लेते हैं। नीचे जो किनारों पे जो दुकानें बनी रहती हैं वो अपने मार्जिन के हिसाब से ज़्यादा दुकानें खुली हैं। अगर आप शहर में देखिए तो नॉन जेनरिक की दुकानें अगर 100 होंगी तो जेनरिक की सिर्फ 1 है। क्यों? क्योंकि उसमें मार्जिन नहीं है, प्रमोशन नहीं है, उसके लिए कोई कुछ कहता नहीं, बोलता नहीं, करता नहीं, अवेलेबल भी नहीं होती। मैं ये कहता हूँ कि आप पहचानिए, डॉक्टर ने मान लो एक कोई भी दवाई की बात करी है, तो दवाई की कंपनी का नाम नीचे यहाँ लिखा है, सॉल्ट का नाम ये लिखा है। आप क्यों सॉल्ट का नाम देख करके उसी की दवाई नहीं लेते? हर दवाई के ऊपर ऐसे ही लिखा रहता है। आप पत्ते के ऊपर पढ़िएगा, नीचे कंपनी का नाम और कंपनी की सॉल्ट का नाम लिखा रहता है। आप सिर्फ सॉल्ट के नाम से दवाई लीजिए ना जेनरिक में जा करके। अगर इमरजेंसी में है और आपको कभी कोई दवाई लेनी भी पड़ रही है महंगी कंपनी की, तो टेम्परेरी 5 दिन 10 दिन की लीजिए। पर जेनरिक की दवाइयाँ उतनी ही इफेक्टिव हैं, और डॉक्टर को तो सॉल्ट से मतलब है। आपको हाइपरटेंशन है, शुगर है, आप शुगर की दवाइयाँ लीजिए, जेनरिक की बहुत अच्छी आती हैं, इनफैक्ट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। मैं तो मानता हूँ, मेरा मानना ये है कि आपको जेनरिक दवाइयाँ क्यों लेनी चाहिए बताता हूँ।
अगर आपने 100 रुपए की 10 गोलियां ली तो 10 रुपए की गोली पड़ी। अगर यही गोली 1 रुपए की होती तो आप आराम से सारा साल इलाज कराते, गोलियां नहीं छोड़ते। गोलियां छोड़ने से जो नुकसान हुआ, अब आदमी कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि गोलियां बहुत महंगी हैं। तो गोली छोड़ के जब आदमी आता है तो उसकी शुगर और बिगड़ जाती है। आपको गोली वही लेनी चाहिए जो आपकी जेब को सराहे, जो आपकी जेब में कंट्रोल हो, जो आपका क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं खुद गोली खाना चाहूँगा तो जेनरिक ही लूँगा, मैं खुद कंपनी की नहीं लूँगा। सर आपने बताया कि जैसे हार्ट सिग्नल देना शुरू कर देता है और उसके लिए जो मेजर रीजंस आ जाते हैं कि हाइपरटेंशन एक बड़ी चीज़ आ जाती है, दूसरा सर उसमें डायबिटिक जो कंडीशंस हैं वो बन जाती है। सर इनको रोकने के लिए हमारे घर पे क्या हो सकता है, क्या कुछ हम काम शुरू करें? सर जी, हमारे घर में 2 जहर परोसे जाते हैं, एक है नमक और एक है चीनी। ये दोनों नेचुरल डाइट नहीं है। आप देखिए सब्जी के अंदर हम लोगों ने आदत बना ली है मसाले डालने की, उसको टेस्टी करने के लिए। फूड किसी भी तरह का रहने दो, उसमें नमक डालने की आदत हो गई है। बगैर नमक के हम खाना नहीं खा सकते। आप पूछ लीजिए किसी से कि आप चीनी और नमक अगर मैं आपके घर से हटा दूं तो आप क्या खा पाओगे? तो आप कहोगे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आती जिसमें चीनी या नमक ना डले। पर आप अपने आप से पूछिए, क्या ये दोनों नेचुरल हैं? क्या जानवरों को कभी बीपी शुगर हुआ था? या आप एक मुझे जानवर का नाम बताओ जिसको बीपी होता हो। उनमें भी बुजुर्ग होते हैं, कुत्ते हम लोग घर में पालते हैं, क्या वो हाइपरटेंसिव होते हैं? क्या उनको शुगर होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि वो चीनी नहीं खाते, क्योंकि वो जूस नहीं पीते, पी नहीं सकते, उनको चीनी मिलती नहीं। ये जहर आप 1 साल से अपने बच्चे को परोसते हो, मिल्क में मिला के घर में देते हो, रोज खाते हो नियम से। सुबह चाय के अंदर चीनी, दोपहर चाय के अंदर चीनी, शाम को चाय के अंदर चीनी, हर सब्जी के अंदर नमक डालते हो। एक सब्जी का नाम बताओ जिसमें नमक ना डलता हो। और आप नहीं, मैं खुद ये करता हूँ, कंट्रोल नहीं होता, खाना नहीं खाया जाता। पर हम कम तो कर सकते हैं। मैंने खुद चीनी बंद कर दी। मैं आपसे ये कहूँगा कि चीनी नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। कुछ लोग उसके बजाय गुड़, नेचुरल गुड़, कुछ भी नेचुरल नहीं होता। ये सब अननेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। कितना भी नेचुरल की बात करिए, चीनी और गुड़ नहीं खाने हैं, जूस नहीं पीना है। आपको नेचर ने मिठाई के लिए फल दिया है, कितना मर्जी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमक को ऊपर से मत डालिए, सिर्फ इतना डालिए जिससे आपका घर चले। अगर नमक और चीनी 2 जहर आप अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल सकते हैं तो आपको हार्ट डिसीज़, बीपी और शुगर होगा ही नहीं, और है तो कंट्रोल हो जाएगा। खैर सर ये बात तो होगी, लेकिन सर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि इंसान को जब प्रॉब्लम आती है डॉक्टर के पास भाग करके जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर वो प्राइमरी स्टेज में भी जाता है, आप लोगों के पास में आता है, तो वो बेटर तरीके से आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बेटर तरीके से काम हो सकता है। लेकिन सर डर लगता है जेब कटने का सर, तो वो जेब कटने वाला जो सिस्टम है सर वो कम कैसे हो सकता है? इसको लेकर के सर आप क्या कहेंगे कि जो हॉस्पिटल की तरफ आदमी जो बिल्कुल नेचुरली चला जाए और नेचुरली उसका ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से, उसकी जेब भी ना कटे, तो ऐसा कौन सा सीन क्रिएट हो सकता है? आप कौन सा ऐसा आइडियोलॉजी हो सकती है जिसके तहत ये सारे काम बहुत स्मूथ चलना शुरू हो जाएं? मैं इसका जवाब तो दूंगा, पर बहुत लोग पसंद नहीं करते ये बात। आपने देखा होगा लोग क्लिनिक्स में जाना पसंद करते हैं, डॉक्टर को क्लिनिक में दिखाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है क्या एक्सपेक्टेड है। पता है मैं इतनी फीस दूंगा और मेरी बात रखी जाएगी। हॉस्पिटल लोग डर के मारे नहीं जाते कि एडमिट करने को बोलेंगे, बड़े बड़े खर्चे बनाएंगे, बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम बताएंगे। एक्चुअली गलती हमारी बुनियाद में है। पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर डेवलप्ड नेशंस के अंदर मेडिकल सिस्टम, मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री हैं। इसको कभी भी बिजनेस का दर्जा नहीं दिया गया। मैं ये मार्केट से चीज़ लेके आया, 1 रुपए की, 2 रुपए की बेच दी, इसको बिजनेस कहा जाता है। आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली हेल्थ सिस्टम एक बिजनेस बन गया है। बहुत कम लोगों के हाथ में ये चाबी चली गई है। हॉस्पिटल में 100 डॉक्टर्स काम करते हैं, सिर्फ अपनी फीस लेते हैं, पर उनके ऊपर जोर दिया जाता है कि आप कमा के दीजिए मुझे, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। इस वजह से यह माफिया सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है। मैं चाहता हूँ कि सरकार सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को बंद करके गवर्नमेंट में कन्वर्ट करे। हर एक के ऊपर ऐसा डंडा चलाया जाए कि वो उनके कंट्रोल के अंदर हो। डॉक्टर्स को अपनी फीस अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से और वर्क कल्चर के हिसाब से देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो लोग डॉक्टर, आपके बच्चे डॉक्टर बनना बंद कर देंगे। कम से कम उनके खाने के और उनके घर के रहने के ताकत के बराबर उनको पैसा देना पड़ेगा। दवाइयों को जेनरिक में कन्वर्ट करिए और उनकी बिक्री को कंट्रोल करिए, और ये देखिए कि उसमें माफी सिस्टम ना ऐड हो। ब्लड टेस्ट, जो हज़ारों टेस्ट 2000 रुपये में 50 टेस्ट करा लो, किसी को नहीं पता उस टेस्ट में क्या आया क्या नहीं आया। प्राइमरी हेल्थ चेकअप के नाम पे लूट लिया जा रहा है। बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं जिसमें 50-50 टेस्ट, 30-30 ब्लड के टेस्ट कराए जा रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। उस आदमी को टेस्ट नहीं मिल रहा जिसको ज़रूरत है, और उसको मिल रहा है जिसको कोई ज़रूरत नहीं है।
और उसको ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। ये सब टेस्ट, हेल्थ चेकअप्स कराए जा रहे हैं, स्कूलों में जा करके, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाके कराए जा रहे हैं। हेल्थ सिस्टम को मिसयूज़ किया जा रहा है, एब्यूज़ किया जा रहा है। हेल्थ सिस्टम बहुत मुश्किल से मिलता है। इट इज़ अ बून टू सोसाइटी। एक सोसाइटी में डॉक्टर और हेल्दी सोसाइटी होना एक सोसाइटी की बहुत बड़ी किस्मत की बात होती है। इसको कैसे यूज़ करना है, ये हमारे जो कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उनके हाथ में होना चाहिए। डॉक्टर्स को डिग्री के हिसाब से कितना पैसा मिले, हॉस्पिटल के हाथ में कितना परसेंटेज का बेनिफिट आए, या सारे के सारे सिस्टम को गवर्नमेंटाइज कर दीजिए। मत डरिए गवर्नमेंटाइज करने से, क्योंकि अगर आपने एक डिसीजन ले लिया, डीमोनेटाइजेशन का भी तो डिसीजन लिया था, वो आसान तो नहीं था ना। तो पूरे हेल्थ सिस्टम को गवर्नमेंट करने में कितनी देर लगती है? अगर विल होता है, और अगर विल होता तो ये कोरोना में ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि लोग नहीं लूटे जाते अगर ये सारा गवर्नमेंटाइज होता। कितने हजारों हॉस्पिटल्स ने कितने हजारों बिल्स बना बना के लोगों को, मैं ये नहीं कहता हूँ लूटा, उन्होंने अपना बिजनेस किया, पर वो बिजनेस को होने की इजाज़त दी किसने? सरकार ने दी, हमारी संस्थाओं ने दी। अगर मान लो सरकार उसी दिन बोल देती कि महाकाल आ गया है और अब मैं ये अलाउ नहीं करती, अब सारा का सारा सिस्टम हमारे हाथ में है, हम तय करेंगे कि कौन कितना कमाएगा और कौन कितना ले जाएगा, तो ये सब महामारी आती नहीं थी, लोगों के ऊपर, लोगों की जेब के ऊपर बोझ आता ही नहीं था। हमारी सैलरीज गवर्नमेंट देती, दवाइयों की जिम्मेदारी, ऑक्सीजन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट उठाती। अगर ऐसा होता तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया को सराहा जाता। आज की तारीख में भी अमेरिका हमसे ज़्यादा महंगा हेल्थ सिस्टम कह रहे हैं, हमारा तो बहुत एफिशिएंट हेल्थ सिस्टम कह रहे हैं, बट हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, पर किसी एक आदमी को इसके ऊपर इनिशिएट करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे तरीके से इसको इनिशिएट करेंगे तो ना कि हमारी सोसाइटी, बाकी हमारे सारे डॉक्टर्स जितने भी इसमें काम करते हैं दिलो जान से, ये सोच करके कि हम डॉक्टर इसलिए बने थे कि लोगों की सेवा करेंगे, उन लोगों का भी ये प्रण पूरा होता है। सर, इससे तो आपसे पूरा प्राइवेट हेल्थ सेक्टर जो है वो बड़ा आपसे नाराज़ हो सकता है। लेकिन सर, दूसरा पॉइंट ये भी है कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं सर, आपने उस्मानिया हॉस्पिटल देखा है, दिल्ली के एम्स की हालत भी देखी है सर, कुत्ते तक भ्रमण कर लेते हैं सर आईसीयू के अंदर। तो ये सर एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो गवर्नमेंट के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। सर, इस पर क्या कुछ कहेंगे? सर, मैं भी गवर्नमेंट सिस्टम से पढ़ के आया हूँ और कम से कम 3 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। अगर आप मेरे मन की बात पूछे तो मैंने जो सबसे ज़्यादा केयर, अगर सबसे ज़्यादा मन से किसी आदमी की सेवा करी है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही की थी। और आज की तारीख में भी जो नए डॉक्टर्स बन के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनको कोई लालच नहीं है, कोई पैसे की कमाई नहीं है। उनको तो रात में सिर्फ सोने को जाना है, 10,000 रुपये दे दो, उनका खाना हो जाता है, वो खुश रहते हैं। उसमें तो इतना पायस है कि वो तो एक मंदिर की तरह है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। सिर्फ फ़र्क क्या है कि वहाँ की सफाई, वहाँ की बेसिक केयर, वहाँ की मेडिसिन, वहाँ की एक्सरे की मशीन अगर ख़राब होगी तो उसको रिपेयर कराने, संस्थान को चलाने के लिए एक विल चाहिए रहती है। काम करने वाले डॉक्टर्स आपके पास हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत जी जान से मरीज की सेवा करते हैं। सिर्फ सिस्टम को सही करना है। सिस्टम में जो हमारी जो अड़चनें लगी हुई हैं कि इससे अप्रूवल चाहिए, उससे अप्रूवल चाहिए, नहीं तो ये मशीन ख़राब पड़ी रहेगी, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, दवाइयाँ टाइम पे नहीं मिलेगी। नहीं तो गवर्नमेंट सिस्टम पूरे वर्ल्ड में प्राइवेट सिस्टम से बेटर है। सिर्फ प्राइवेट सिस्टम फास्ट है, वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, वहाँ पे अप्रूवल्स नहीं लिए जाते, वहाँ पे विल है काम करने का। प्राइवेट में प्राइवेट सिस्टम गवर्नमेंट सिस्टम से अच्छा नहीं है, फास्ट है। सर, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपने हमारे साथ में डिस्कस की हैं, और एक हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने जो तरीके बताए हैं वो वास्तव में अपने आप में बेहद खास हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुँचे और उनकी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो सकती हैं। और पहली बात तो उनको डॉक्टर्स तक भी पहुँचने की दरकार नहीं पड़ेगी, जो डॉक्टर साहब ने आपको पूरी चीज़ें बता दी हैं। धन्यवाद।